गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और मेरे इस चैनल पे जो भी मेरे आने वाले वीडियो होंगे उसमें भी जल्दी जल्दी हम आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, हमने पहले पढ़ लिया था लेखक परिचय, अब पढ़ेंगे कवि परिचय। तो कवि परिचय में सबसे पहला परिचय है हरिवंश राय बच्चन। इसको हम सिर्फ रीड करवा रहे हैं, बकाया आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा कुछ लाइन है जिनको अच्छे से आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत आदि। सेकंड पॉइंट है इसका भाव पक्ष, कला पक्ष। हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। हालावाद के साथ रहस्यवादी भावना का अनूठा एवं अद्भुत संगम इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य, सामाजिक चेतना के भाव मुख्य थे। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। कैसी बोली का? शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है इनकी कविता में। और ये कैसे कवि हैं? हालावादी कवि हैं। और इनकी जो कविता जो हालावाद के साथ में कैसे हैं? रहस्यवादी भावना है इनके में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से समझना है और याद करना है कि इनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य, सामाजिक प्रेम सौंदर्य है और सामाजिक चेतना भी इनकी कविताओं में है। तो तत्सम शब्द शब्दावली का प्रयोग इनके काव्य में है। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया है। मुख्य रूप से प्रांजल शैली। अब इनके जो काव्य हैं उसमें कौन सी शैली है? सबसे पहली है प्रांजल शैली और गीति शैली के दर्शन किए हैं, मतलब इन पाई जाती है इनके काव्य में। अब ये अलंकार बताएंगे कौन कौन से हैं। तो इनके काव्य में उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। मतलब जो नीरस और शुष्क विषय हैं उन पर भी अच्छे ढंग से और सरस ढंग से प्रस्तुत कर लेते हैं जी। इसमें बिल्कुल सिद्धहस्त हैं, या जो मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छे से प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके। वे छायावाद के युग के प्रमुख कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि सदियों में जन्म लेते हैं। देखो, जो हमने लेखक परिचय बताया था उसमें भी आपको तीन थी। एक थी रचना और एक था साहित्य में स्थान और एक और था। तो इसमें उसकी जगह इसमें क्या कर दिया? भाव पक्ष और कला पक्ष। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। एक भाषा शैली थी दूसरे नंबर की, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष रखा हुआ है। सेकंड नंबर का देख लेते हैं आलोक धनवा। रचनाएं जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर, भागी हुई लड़कियां, कपड़े के जूते आदि। भाव पक्ष और कला पक्ष। आलोक धनवा एक जनकवि हैं। उनकी कविताओं में नारी विमर्श स्पष्ट दिखता है। वे कविता गढ़ने में सिद्धहस्त है। वे साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी रहे हैं, मतलब साम्राज्य के विरोधी रहे हैं। वे बाल मनोविज्ञान के सिद्धहस्त कवि हैं। बाल मनोविज्ञान यानी जो बालक से, बच्चों से रिलेटेड होता है ना मनोविज्ञान, उससे सिद्धहस्त कवि हैं। धनवा जी राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं। राष्ट्रीय चेतना के भी हैं प्रतिनिधि कवि। आलोक धनवा ने अपनी रचनाओं में कैसी भाषा का? शुद्ध साहित्यिक भाषा का, खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जो कि हरिवंश राय बच्चन ने भी किया है। उनके साहित्य में तत्सम, तद्भव, साधारण बोलचाल के शब्द समाहित हैं। उनकी शैली कौन सी है? अभिधात्मक शैली है। प्रसाद गुण एवं माधुर्य गुण का समायोजन सुंदर ढंग से हुआ है। इनके साहित्य में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर समायोजन हुआ है। साहित्य में स्थान देख लेते हैं। आलोक धनवा समकालीन काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। उनके यहाँ कला और विचार एकमेव हो जाते हैं। उनकी कविताओं में रोशनी से भरी बेहद हल्की भाषा और कलात्मक कुशलता का जैसे रूप दिखाई पड़ता है, वैसा काव्य कौशल बड़े बड़े नामचीन साहित्यकारों के साहित्य में भी दिखाई नहीं देता है। समकालीन हिंदी कविता में आपका प्रमुख स्थान है।
तीसरे नंबर के कुंवर नारायण रचनाएं चक्रव्यूह, तीसरा शपथ, तीसरा सप्तक, परिवेशः, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। भाव पक्ष कला पक्ष देख लेते हैं इनका। कुंवर नारायण नागर संवेदना के प्रतिनिधि कवि है। कुंवर जी ने अपनी पूरी काव्य यात्रा में मानवीय संबंधों को नई तरह से परिभाषित किया है। नव सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा स्पष्ट झलकती है। उन्होंने समय समय पर सत्ता की राजनीति पर तीक्ष्ण प्रहार किया है। कुंवर नारायण जी की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक इनकी शैली की विशेषता है। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, पद, मैत्री आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान कुंवर नारायण जी के प्रतिष्ठा और आदर हिंदी साहित्य जगत में सर्वमान्य है। उनकी ख्याति मात्र एक लेखक की तरह नहीं है, बल्कि कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले रसिक विचारक के समान थी। उनके द्वारा रचे गए काव्य हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है। चौथे नंबर रघुवीर सहाय रचनाएं देखते हैं। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं एक समय था। भाव पक्ष और कला पक्ष रघुवीर सहाय ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण अपने काव्य में किया है। उन्होंने अपने काव्य में सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया है। रघुवीर सहाय जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। देखो, अभी तक हम जितने भी कवियों का परिचय पढ़ रहे हैं, उनमें उन्होंने सभी ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, तद्भव और विदेशी शब्दों के भाषा के शब्दों का समायोजन किया है। उन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रघुवीर सहाय की रचनाओं में मुक्तक छंदों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान रघुवीर सहाय एक लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। सहाय जी राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि हैं। मूलतः उनकी कविता में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। फिफ्थ नंबर के कवि शमशेर बहादुर सिंह रचनाएं देखते हैं। कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी। भाव पक्ष कला पक्ष शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में जीवन के राग विराग का सजीव चित्रण हुआ है। वे प्रकृति के चितेरे कवि हैं। उनकी लेखनी के जादू से प्रकृति का सजीव वर्णन हुआ है। उन्होंने समकालीन समाज में फैली दरिद्रता का सजीव चित्रण किया है। शमशेर बहादुर सिंह अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सचेत कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों से राष्ट्र सेवा, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एकजुट रहने एवं राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का आह्वान किया है। शमशेर बहादुर सिंह की भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का शब्दावली में प्रयोग हुआ है। कविताओं में मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग इनकी कविताओं में हुआ है। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, पदमैत्री, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में मुक्तक छंद का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। साहित्य में स्थान प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में शमशेर बहादुर सिंह अग्रणीय हैं। हिंदी के नए कवियों में उनका नाम अग्रणीय है। उन्होंने छायावाद जो होता है ना कवि, उनके काव्य को एक प्रभावी गति प्रदान की है। छायावाद के जो कवि होते हैं उस समय के, उसमें जो काव्य थे उसमें एक प्रभावी गति प्रदान की है। हिंदी साहित्य में इनको एक अति विशिष्ट स्थान प्राप्त है। 6 नंबर
सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। रचनाएं देखते हैं इनके। परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, आराधना आदि। भाव पक्ष, कला पक्ष। छायावाद के उन्नायक कवि होने के कारण निराला के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। उनका सौंदर्य चित्रण आकर्षक एवं अद्भुत है। उनके काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावनापरक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है। निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप प्राप्त होते हैं। उनका प्रकृति चित्रण अत्यंत मधुर और सजीव है। उनका काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। उनके काव्य में प्रगतिवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना, इसी का है आगे का। निराला जी की भाषा भावों से अनुरूप है। उनकी भाषा सरल एवं व्यवहारिक है। भाषा में उर्दू, फारसी एवं बंगला शब्द की भी प्रयुक्त हुए हैं। उनकी शैली सरल, प्रभावपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण एवं चुटीली है। उन्होंने अपने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। निराला जी मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। साहित्य में स्थान। आधुनिक कवियों में निराला का उत्कृष्ट स्थान है। वे मुक्तक छंद के जनक थे। उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है। हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को उनके व्यक्तित्व में और भी अधिक महान बनाया है। निराला जी हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार हैं। अब इसमें क्या दिखाया बताया, एक मुक्तक छंद के प्रवर्तक, तो मतलब जनक या प्रवर्तक बात एक ही होती है। तो जो छंद होते हैं, छंद में एक होता है मुक्तक छंद, एक इसका भाग होता है मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद हर छंद से फ्री होता है। इसमें जब हम कविताएं लिखते हैं, अपनी काव्य लिखते हैं, ये जो कवि है, तो उसमें छंद का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको मुक्त छंद बोलते हैं। तो जो निराला जी थे वो मुक्तक छंद के प्रवर्तक थे या जनक थे। तुलसीदास जी रचनाएं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलीला, नहछू। भाव पक्ष, कला पक्ष। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। वे तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का आधार है। उनकी भक्ति दास भक्ति है। उनके आराध्य मंगल भवन अमंगलहारी हैं। सबरी, गिद्ध, अजामिल आदि सबको मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान राम लोक कल्याणकारी हैं। उन्होंने राम जी के शील, सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया है। क्या बता रहे हैं कि ये समाज सुधारक भी माने जाते हैं। भक्ति के साथ साथ ये समाज सुधारक भी माने जाते हैं। और इन्होंने क्या, लोक मंगल की भावना थी इनमें, इनकी जो काव्य लिखे ना, और ये अपनी भक्ति को दास भक्ति बताते थे कि इन जो प्रभु राम की ये भक्ति करते थे, वो कहते थे मैं उनका दास हूँ, भगवान राम का दास हूँ। अच्छा, अब इनके क्या, इनके जो आराध्य थे वो कौन थे, मंगल भवन अमंगलहारी। वो अपने आराध्य को क्या, मंगल भवन अमंगलहारी कहते थे। उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से सबरी, गिद्ध, अजामिल इन सबको मुक्ति आदि, इन सबको जो मुक्ति प्रदान करने वाले जो भगवान हैं, वो राम भगवान लोक कल्याणकारी हैं। उन्होंने राम जी के शील, सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया है अपने काव्यों में। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। उनकी दोहा चौपाई शैली प्रमुख है। उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रातिमान आदि अलंकारों का समुचित प्रयोग हुआ है। उन्होंने तत्कालीन सभी छंदों का प्रयोग किया है। उनमें दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया गया है।
उनके काव्य में शांत रस और श्रृंगार रस आदि का प्रमुख प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि हैं। उनके काव्य में जीने की कला सीखी जा सकती है। उनके लिए सूर सूर तुलसी ससी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुलसीदास वास्तव में जननायक थे, यद्यपि उन्होंने स्वांतः सुखाय काव्य की रचना की है। 8 नंबर, फिराक गोरखपुरी। रचनाएं। गुले नगमा। अब देखो ये नाम ही उनका मतलब देखने से ही ऐसा लग रहा है, और उन्होंने सारी ही उर्दू ही रचनाएं की हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले थी गुले नगमा, बजमे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, गुले रहना, रूहे कायनात, मसरूल, सरगम, तराने इश्क आदि। भाव पक्ष, कला पक्ष देख लेते हैं इसका। फिराक गोरखपुरी सौंदर्य बोध के शायर हैं, और यह भाव गज़ल और रुबाई दोनों में बराबर व्यक्त हुआ है। दैनिक जीवन के कड़वे सच और आने वाले कल के प्रति उम्मीद दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। गोरखपुरी की रचनाओं में उनका प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता है। फिराक गोरखपुरी मूल रूप से उर्दू के शायर या कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी, साधारण बोलचाल, हिंदी की खड़ी बोली की शब्दावली का प्रयोग किया है। उर्दू में शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संधि आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू के प्रचलित सभी छंद, रुबाई, गज़ल, नज्म आदि का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। फिराक गोरखपुरी उर्दू नक्षत्र का वह जगमगाता सितारा है जिसकी रोशनी आज भी शायरी को एक नया आयाम प्रदान कर रही है। इस अलमस्त शायर की शायरी की गूंज आज भी काव्य रसिकों के हृदय में गूंजती है। उर्दू साहित्य में उनका स्थान अत्यंत उच्च कोटि का है। उमा शंकर जोशी 9 नंबर के जो हमारे आखिरी कवि हैं, उनकी भी हम देख लेते हैं परिचय। रचनाएं। सापना भारा, विश्व शांति, गंगोत्री, निशिश, प्राचीना, अभिज्ञा, शहीद, श्रावणी, वेणु, विसामो। भाव पक्ष, कला पक्ष भी देखते हैं इसका। उमाशंकर जोशी प्रकृति के चितेरे कवि हैं। उनके काव्य में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी हुई है। एक तो ये प्रकृति के चितेरे मतलब प्रकृति प्रिय हैं ये, और इनके काव्य में राष्ट्रभक्ति की भी भावना है। उन्होंने स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, कई बार जेल भी गए हैं। जोशी जी के साहित्य में गुजराती भाषा की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। जो गुजराती भाषा की प्रादेशिकता भी बोलते हैं, प्रदेश की भाषा है। गुजरात प्रांत का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, संस्कारों आदि का वर्णन उनकी कृतियों में सजीव हो उठता है। उनके साहित्य में मानवतावाद की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उमाशंकर जोशी जी मूलतः गुजराती भाषा के कवि हैं। इनके काव्य में खड़ी बोली की प्रधानता है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों का सहज समन्वित प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक शैली है, कवित्व शैली का प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। चित्रात्मक एवं वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग इनके काव्य में प्रकट होता है। इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, पदमैत्री आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। कविताओं में मुक्तक छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। इनका साहित्य में स्थान भी देख लेते हैं क्या है। उमाशंकर जोशी का आगमन गुजराती साहित्य की ही नहीं अपितु भारतीय साहित्य की भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हिंदी साहित्य के सुदीर्घ समय तट पर इतना स्वस्थ, रंगीन, वैविध्यपूर्ण स्वर आधुनिक गुजराती कविता के इतिहास में और संभवतः भारतीय इतिहास में भी बहुत कम कवियों का सुनाई दिया है। आधुनिक और गांधी युग के साहित्यकारों में उनका शीर्ष स्थान है। तो बच्चों, आज हमारा कवि परिचय भी हो गया है। आज का टॉपिक
हमने आपको समझा दिया है। मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ये जो हमारा वीडियो है अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।